सोचिए एक ऐसे शहर के बारे में जिसकी कहानियों ने न जाने कितनी सदियों से लोगों को हैरान किया है। एक ऐसा शहर जो कहते हैं सोने और जवाहरात से बना था और फिर बस एक ही दिन में समंदर में समा गया। हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान कृष्ण की द्वारका की। पर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर इसके पीछे कोई असली ऐतिहासिक सच्चाई भी छिपी है। तो चलिए आज इसी रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं। देखिए, पुराने ग्रंथों के हिसाब से देखें तो द्वारका कोई मामूली शहर था ही नहीं। कल्पना कीजिए, जिसकी दीवारें सोने की हों, फर्श चांदी का, और हर एक इमारत कीमती रत्नों से जड़ी हो। मतलब ये एक ऐसी दौलत और शान शौकत का सेंटर था जिसके बारे में आज सोचना भी सच कहूं तो मुश्किल लगता है। भागवत पुराण तो यहाँ तक कहता है कि इस शहर में 9 लाख से भी ज्यादा आलीशान महल थे, और ये सब बने थे चंद्रकांत मणि, हीरे और सोने से। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये उस शहर के स्केल को, उसकी भव्यता को दिखाता है। एक ऐसी प्लान की हुई सिटी जिसके आगे शायद आज के बड़े बड़े मेट्रो शहर भी फीके पड़ जाएं। और फिर कहानी कहती है कि ये चमकता दमकता शहर अचानक समंदर की लहरों में गायब हो गया। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ये सिर्फ एक मिथक है, एक पौराणिक कथा, या समंदर की गहराइयों में सच में एक पूरा का पूरा शहर दफन है। बस इसी सवाल से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। तो इससे पहले कि हम आज की मॉडर्न खोजों पर चलें, ये जरूरी है कि हम पहले उस कहानी को समझें जहां से ये सारा रहस्य शुरू हुआ। चलिए पहले जानते हैं द्वारका के बनने और फिर मिट जाने की वो महागाथा। तो हुआ यूं कि जब जरासंध के लगातार हमलों से परेशान होकर भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का फैसला किया, तब उन्होंने अपनी प्रजा के लिए एक महफूज जगह की तलाश में समुद्रदेव से मदद मांगी, और समुद्रदेव ने उन्हें जमीन का एक टुकड़ा दिया। इसी जमीन पर देवों के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने एक ऐसे शहर को बसाया जो शानदार था, बेहतरीन तरीके से प्लान किया हुआ था, और जिसे भेद पाना नामुमकिन था। नाम था द्वारका। पर इस सुनहरे दौर का अंत पहले ही लिखा जा चुका था, और वजह थे 2 श्राप। पहला श्राप मिला महाभारत युद्ध के बाद एक दुखी और गुस्से से भरी गांधारी से, और दूसरा श्राप तब लगा जब कृष्ण के ही बेटे सांब ने कुछ ऋषियों का मजाक उड़ाया, और बस यहीं से यदुवंश के विनाश की भविष्यवाणी हो गई। और फिर जैसे ही भगवान कृष्ण ने इस दुनिया से विदा ली, वो दोनों श्राप सच होने लगे। यदुवंशी आपस में ही लड़ कट कर खत्म हो गए, और उनके जाने के फौरन बाद समंदर ने वो जमीन वापस ले ली जो उसने दी थी, और वो आलीशान द्वारका नगरी हमेशा हमेशा के लिए लहरों के नीचे कहीं खो गई। सदियों तक द्वारका सिर्फ किताबों और कहानियों में ही जिंदा रही, लेकिन फिर 20वीं सदी में कहानी में एक नया मोड़ आया। कुछ ऐसे सुराग मिलने लगे जिन्होंने इस पौराणिक कथा को एक आर्कियोलॉजिकल खोज में बदल दिया। ये खोज कोई 1-2 दिन की नहीं थी, बल्कि दशकों तक चली, और हर पड़ाव अपने साथ एक नई पहेली लेकर आया। शुरुआत हुई 1963 में जमीन पर खुदाई से। फिर 80 के दशक में आए डॉक्टर SR राव, जिन्होंने भारत की पहली मरीन आर्कियोलॉजी यूनिट के साथ इस खोज को समंदर की गहराइयों तक पहुंचाया। 21वीं सदी में सोनार जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू हुआ, और 2024 आते आते ये खोज एक ऐतिहासिक पल की गवाह बनी। हर एक कदम हमें सच्चाई के और भी करीब लेकर जा रहा था। अब इस पूरी खोज के सेंटर में एक नाम सबसे अहम है, डॉक्टर SR राव। वो आर्कियोलॉजिस्ट जिन्होंने पहली बार द्वारका को पानी के नीचे खोजने का बीड़ा उठाया। चलिए देखते हैं कि कैसे उनके जुनून और जिद ने इस बड़े रहस्य से पर्दा उठाना शुरू किया। देखिए, डॉक्टर राव का नजरिया ही इस खोज को सबसे खास बनाता है। जैसा उन्होंने खुद कहा था, वो इन ग्रंथों को सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं बल्कि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स मानते थे। उनके लिए ये कोरी कहानियां नहीं थीं, बल्कि ये एक खोए हुए इतिहास के नक्शे की तरह थीं, जिनमें असली सुराग छिपे हुए थे। पर ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। मरीन आर्कियोलॉजी मतलब समंदर के नीचे खोज करना भारत के लिए एकदम नया था। वैज्ञानिक समुदाय में बहुत से लोग शक की नज़र से देखते थे, और पैसों की तो बहुत ही ज्यादा कमी थी। जरा सोचकर देखिए, उन्होंने अपना पहला अभियान सिर्फ 800 रुपए के बजट से शुरू किया था। ये उनकी जिद और लगन का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन इतनी मुश्किलों के बावजूद उनकी टीम को जो मिला वो कमाल का था। उन्हें समंदर की सतह पर एक 560 मीटर लंबी दीवार मिली।
पत्थर के खंभे मिले और ऐसे अनोखे लंगर मिले जिनमें 3 छेद थे। ये कोई कुदरती चट्टानें नहीं थी। नहीं, ये एक सोची समझी इंसानों की बसाई हुई बंदरगाह का पक्का सबूत था। डॉक्टर राव की काम ने इस खोज की बुनियाद तो रख दी, लेकिन 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी ने इस रहस्य पर एक नई ही रोशनी डाली और एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन सामने रखा। जब वहां से मिली चीजों की कार्बन डेटिंग की गई ना, तो जो नतीजे आए वो सच में चौंकाने वाले थे। कुछ बर्तन और मोहरें तो महाभारत के समय से मेल खाती थी, यानी करीब 1500 से 3000 ईसा पूर्व। पर कुछ लकड़ी के सैंपल 7000 ईसा पूर्व के निकले और एक आर्टिफैक्ट तो करीब 9000 साल पुराना निकला। मतलब ये तो हड़प्पा सभ्यता से भी हजारों साल पहले की बात हो गई। तो ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर ले आता है। एक तरफ है पौराणिक कहानी जो एक श्राप और युग के अंत की बात करती है, और दूसरी तरफ है साइंटिफिक थ्योरी जो समंदर के लेवल में अचानक आई एक भयानक बाढ़, शायद किसी सुनामी जैसी घटना की ओर इशारा करती है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये दोनों असल में एक ही तबाही का जिक्र कर रहे हों, बस अपने अपने अंदाज में? तो सवाल उठता है कि द्वारका की इस खोज का आज क्या मतलब है। ये सिर्फ पानी के नीचे मिले कुछ पत्थरों की कहानी नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के साथ एक जीता जागता कनेक्शन है। और 2024 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पानी के नीचे जाके उस जगह पे मोर पंख अर्पित किए, तो वो एक बहुत ही पावरफुल, एक सिंबॉलिक पल था। उस एक कदम ने इस जगह के गहरे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को फिर से दुनिया के सामने रखा और सबका ध्यान इस ओर खींचा। तो आखिर में हम इस पूरी कहानी से क्या समझें? पहली बात तो ये कि द्वारका की खोज दिखाती है कि कैसे आस्था, इतिहास और विज्ञान ये तीनों मिलकर किसी गहरे रहस्य से पर्दा उठा सकते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे प्राचीन ग्रंथ सिर्फ कहानियां नहीं हैं, उनमें ऐतिहासिक सुराग भी छिपे हो सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेहतर होगी, खोज और भी गहरी होगी। और ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर द्वारका की कहानी, जिसे एक जमाने तक सिर्फ मिथक माना जाता था, वो अगर सच्ची निकली, तो जरा सोचिए हमारी और कितनी प्राचीन कथाएं और कहानियां हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। इतिहास की गहराइयों में और न जाने क्या क्या छिपा होगा।